हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस पॉइंट। जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले जितने भी अनुच्छेद है तो उसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। लगभग 444 अनुच्छेद है, जिसमें 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान जिस समय लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय उसका उतना वर्णन किया गया था। और अभी जो है उसी अनुच्छेद का सब अनुच्छेद यानी उसमें ए बी सी डी जोड़ के जो है बढ़ाकर दिया गया है। तो ठीक है, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद फर्स्ट से। दोस्तों, अनुच्छेद एक में क्या है? संघ एवं राज्य का नाम एवं क्षेत्र। तो अनुच्छेद एक के अंतर्गत कहता है भारत जो है न राज्यों का संघ होगा, और इसमें जो है न भारत का क्या नाम होगा, इंडिया का क्या नाम है। तो इसमें बोला गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया और भारत जो है भारतीय संविधान में मतलब जो हम लोग के देश का नाम इंडिया और भारत रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद चलते हैं। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संविधान में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसे नए राज्यों का प्रवेश होगा कहाँ से? जैसे हम लोग का देश जो है जब आज़ाद हुआ था उसके बाद जैसे पांडिचेरी अपना 1954 में मिला आपका, फिर उसके बाद गोवा जो है 1961 में मिला। तो वही जो है कुछ नए राज्यों का परिवेश होगा, यानी कोई भी नया राज्य जो है अदर स्टेट का या फिर स्वतंत्र था तो मिलना चाहता था, उस समय उसका वर्णन किया गया था इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अनुच्छेद चलते हैं। राज्य का निर्माण एवं सीमा के नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है दोस्तों राज्य का निर्माण या सीमाओं के नाम में परिवर्तन, यानी कोई भी राज्य का सीमा नाम इस सब में परिवर्तन कर सकते हैं। उसका कुछ अंश लेके एक नया स्टेट का भी आप गठन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद है नेक्स्ट अनुच्छेद है 4। तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन द्वारा 2-3 अधीन इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहली और तीसरी अनुच्छेद को चौथी अनुच्छेद जो है उसको जोड़ के इसमें बनाया गया है, पहली और तीसरी को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाग 1 यानी भाग भारतीय संविधान में कितना भाग है दोस्तों? तो भाग 22 है, जिसमें से आपका जो है 1 से 4 तक, यानी मैंने जो अभी हम लोग पढ़ा है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है 1 से 4 तक, ये भाग 1 में आता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है भाग 1 में। चलिए भाग 2 के अंतर्गत हम लोग अब अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो भाग 2 आपका कहाँ से हो जाएगा? 5 से चालू हो जाएगा। चलिए 5 से लेके आपका जो है 11 तक जाएगा। तो उसमें क्या चीज़ का वर्णन है दोस्तों? नागरिकता का। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी आर्टिकल 5 में कहा गया है जब संविधान बना था तो उसके प्रारंभ में किस तरीके से कोई भी विदेशी नागरिक को जो है भारत का नागरिकता दिया जाए। ठीक है दोस्तों, और भारत में जो है सिंगल सिटीजनशिप है, यानी एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 6 में चलते हैं। भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी कहाँ से? पाकिस्तान से। उस समय पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को किस तरीके का नागरिकता दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों को नागरिकता, यानी भारत से जो आदमी पाकिस्तान जाते थे उसको नागरिकता किस तरीके से दिया जाए, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जैसे भारत के बाहर कोई भी आदमी जो है रह रहे हैं, उनके माता पिता वहाँ पर रह गए, उनका जन्म विदेश में हुआ है, तो उसको किस तरीके से नागरिकता भारत सरकार प्रदान करेगी, तो आपको जो है वो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत देगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद है दोस्तों विदेशी राज्य की नागरिकता, यानी अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। यानी अनुच्छेद 9 कहता है अगर आप कोई भी विदेशी कोई भी फॉरेन कंट्री का आप जो है विदेश का आप नागरिकता ले लेते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इस सब का, तो भारत का नागरिकता आपको ख़त्म हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पे क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, आपको जो है ख़त्म हो जाएगा यहाँ का नागरिकता। आपका दोहरी नागरिकता कहाँ था दोस्तों? जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर को जो है क्या है उसको 370 और 35 का ये जो है ये सब हटा दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा जो है वो ख़त्म करके और उसको है केंद्र शासित प्रदेश अभी फ़िलहाल बनाया दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 10 में चलते हैं। अनुच्छेद 10 है दोस्तों नागरिकता के अधिकारों का वर्णन, यानी कोई भी नागरिक अगर भारत का नागरिकता लिए हुए है, कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो उसके अधिकारों का
अधिकारों का बना रहना, यानी उसके अधिकारों का बना रहेगा तब तक जब तक कि वो देशद्रोही काम न करे, उसके बाद जो है कुछ ऐसा काम न करे जो यहाँ के मौलिक अधिकार या राष्ट्र हित में न हो। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 11 चलते हैं। संसद द्वारा नागरिक के लिए बनाया गया विनिमय, यानी संसद जो है ना नागरिकता के लिए कानून बनाने का इसमें जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो मैंने भाग 2 के अंतर्गत पढ़ा था 5 से लेकर 11 तक। अब दोस्तों यहाँ जो है भाग 3 यहाँ से चालू हो जाएगा। भाग 3 में क्या है दोस्तों? भाग 3 में आपका है मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। चलिए मौलिक अधिकार का सबसे पहले वर्णन जो है ना 1215 में ब्रिटेन में आपका जो है किया गया था, जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज अनुच्छेद 12 पढ़ रहे हैं, भाग 3 के अंतर्गत है दोस्तों। चलिए, तो अनुच्छेद 12 में कहा गया है राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत है राज्य का क्या परिभाषा होगा उसका वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत बोला गया है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियाँ, यानी मूल अधिकारों को जो है असंगत यानी आपको जो है अतारांकित कर देगा, या फिर इस पर अल्पीकरण मतलब कम करने का स्वतंत्रता, कम करने की विधियाँ का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों मौलिक अधिकार में संशोधन हो भी सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान जो आपका 352 होगा, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर जो 20-21 है अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, बस 352 में, न कि 356 में। कहा है कि 356 आर्टिकल जो है वो क्या है? 356 जो है आपका स्टेट में, अगर स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा वहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 14 जो है भाग 3 के अंतर्गत ही आता है, लेकिन यहाँ जो है आपका जो है समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है कौन कहाँ से कहाँ आता है दोस्तों? तो 14 से लेके 18 तक आता है समानता का अधिकार। तो चलिए इसमें चलते हैं। जैसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 6 मौलिक अधिकार अभी है। एक मौलिक अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा के और आर्टिकल 31 में एवं 19 के क को मौलिक अधिकार को सूची से हटाकर इसे संविधान के आर्टिकल 300 का 1 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। यानी संपत्ति के अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 31 एवं 19 का क में था, जिसको हटा के अनुच्छेद 300 का 1 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में किया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है 14 से पढ़ते हैं विधि के समक्ष समानता, यानी भारत का कोई भी नागरिक हो वो विधि यानी कानून के समक्ष जो है समानता का अधिकार रखेगा। इसका अर्थ है कि राज्य की सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाए जाएंगे तथा उन पर एक समान कानून लागू होंगे, बशर्ते आपका जो है राज्यपाल और आपका राष्ट्रपति जो है ये उसके अपवाद में है, कहा कि इनको जो है स्पेशल आपका जो है दर्जा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिबंध। तो अनुच्छेद 15 जो कहता है धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध है, यानी राज्य के द्वारा धर्म मूल वंश, यानी राज्य के द्वारा धर्म मूल वंश जाति लिंग एवं जन्म स्थान आदि पर नागरिकता के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। अनुच्छेद 16 चलते हैं लोक नियोजन के अवसर की समानता, यानी राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन की नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान होगी, वो चाहे SC या ST ही क्यों न हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ठीक है। अनुच्छेद 17 में चलते हैं अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के अंतर्गत क्या है? अस्पृश्यता से उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, यानी छुआछूत का भावना अगर दीजिएगा तो आपको दंड दिया जा सकता है। अनुच्छेद 18 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, यानी सेना भारतीय सेना जो है जितने भी हैं और विद्या यानी शिक्षा संबंधी, यानी सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान एवं अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाएंगे, यानी सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा।
भारत का कोई नागरिक किसी भी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से उपाधि धारण नहीं कर सकता है, जैसे नोबेल अवार्ड मिलता है। तो भारत के राष्ट्रपति से बिना आज्ञा लिए हुए कोई भी आदमी जो है विदेशी नागरिकता विदेश का जो है वो आपका मेडल जो है वो नहीं ले सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उसको याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 19 का आ गया। अनुच्छेद 19 का है वाक की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 का ए में आ गया आपका बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आपको पढ़ते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है क्या है, ABCDEFG है। तो देखिए, ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। बी अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 19 का बी में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 19 का बी में हो गया आपका शांतिपूर्ण हथियार के एकत्रित करने की स्वतंत्रता। सी में हो गया दोस्तों आपका जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में हो गया दोस्तों आपका, डी में आपका हो गया क्या है, डी में आपका हो गया दोस्तों किसी देश के क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपका जो है अनुच्छेद 19 का ई में क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद ई में हो जाएगा देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। एक अपवाद था जम्मू कश्मीर, लेकिन उसमें भी आप अब ज़मीन ले सकते हैं। और अनुच्छेद 19 का जो क जो है उसको हटा दिया गया है, इसमें संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था। और अनुच्छेद 19 का जी में है कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता भारत में हर नागरिकों को दिया गया है। और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 का ए में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 20, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो आपका जो है इस अब कहाँ से हम लोग आ गए दोस्तों, तो हम लोग जो है अभी स्वतंत्रता का अधिकार यानी समानता का अधिकार 14 से 18, 14 से 18 समानता। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है दोस्तों, 19 से लेके आपका 22 में। ठीक है, तो चलिए 19 से 22 में है। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगा, यानी कोई भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सज़ा मिलेगा और जिस समय जो संविधान बना रहेगा जो सज़ा उसी के अनुसार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को स्वयं न्यायालय के विरुद्ध जो है ना गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको चलिए अनुच्छेद 21 का क में ही है दोस्तों, क्या है अनुच्छेद 21 का क में, जो आसमान 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से राज्य विधि द्वारा स्थापित करे कि निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य हो। जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, जो मौलिक अधिकार में है। चलिए अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब है अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आने जाने और लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर जो है ना उसे दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा और उसके बाद जो है उसे पसंद के वकील का सलाह लेना मान्य होगा। और निवारक निरोध कानून भी है इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत ही नाडा, उसके बाद हो गया टाडा, उसके बाद हो गया पोटा, जो भारत सरकार जो है वो लगाती है देशद्रोही काम या फिर आतंकवादी पे, तो उसका वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मानव, अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम। तो मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का वर्णन आपका कहाँ का दोस्तों, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से हम लोग आ गए 23 से लेकर दोस्तों कहाँ तक, 23 से 24 तक। ठीक है, 23 में यदि किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री, बेगारी या इस प्रकार की अन्य जबरदस्ती काम करवाया जाता है जिसको श्रम निषिद्ध ठहराया गया, उसका उल्लंघन करने पर उसे दंडनीय अपराध देना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने पर भी बाध्य किया जाएगा, यानी जो है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों
कल कारखाना या फिर किसी जोखिम भरे काम पर आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 तक आ गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म का आचरण में प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। ठीक है। और अबाध रूप से जो है आपका धर्म मानने का, आचरण में प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 26 में चलते हैं दोस्तों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, यानी कॉलेज की स्थापना, पोषण करने की स्थापना, विधि संबंध संपत्ति अर्जित करने एवं स्वामित्व को प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण हो गया। तो इसमें है क्या, सांस्कृतिक एवं शिक्षा अधिकार के अंतर्गत हम लोग आते हैं, जो 5वां है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म एवं संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में 6 समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, मुस्लिम, फारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं दोस्तों, अनुच्छेद आपका 30 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत चलते हैं, बहुत ही आपका जो है इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, लेकिन 32 हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहता है अगर कोई भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या फिर उल्लंघन हो रहा है तो इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह का नीट जारी करता है, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला में हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा में हो गया परमादेश, तीसरा में हो गया क्या है दोस्तों, प्रतिषेध लेखा, यानी पहला हो गया हैबियस कॉर्पस, दूसरा होगा मैंडेमस, तीसरा हो गया प्रतिषेध लेख जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं, चौथा हो गया दोस्तों उत्प्रेषण जिसको सर्टेररी बोलते हैं, पांचवा हो गया अधिकार परीक्षा जिसको क्वाबरंटो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 5 प्रकार के रीट जारी करके जो है ना उस आदमी का जो है आपका मौलिक अधिकार का सुरक्षा करता है आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका अनुच्छेद 32, 33, 34, 35, ये सब जो है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए इम्पोर्टेंट जो है उसको भी पढ़ते हैं। चलिए अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन, यानी ग्राम सभा का गठन। और इसे ग्राम पंचायत के बारे में डिटेल्स में पढ़ना 243 के अंतर्गत आता है, लेकिन ग्राम पंचायतों का संगठन जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 41 में क्या है दोस्तों, तो 41 में आप जानते ही हैं कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का आपका अधिकार है, उसी के अंतर्गत जो है मनरेगा तनरेगा जो है वही लाया गया है। तो चलिए अनुच्छेद 42 में 43, 44 ये सब कुछ खास नहीं है। और आपका अनुच्छेद 44 खास है, कॉमन सिविल कोड, यानी जो है गोवा में लागू है, यानी हर आदमी के लिए एक समान कानून होगा और सब पर लागू होगा, चाहे वो गरीब अमीर या कुछ भी का है नहीं हो, टाटा बिरला या फिर अंबानी ही का है नहीं हो। ठीक है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी कृषि एवं पशुपालन का संगठन आपका जो है अनुच्छेद 48 में किया गया है। आपका जो है इस किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत 38 से लेकर आपका दोस्तों कहाँ तक है, 38 से लेकर आपका जो है 51 तक है वर्णन किया गया है अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अनुच्छेद 48 का 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था दोस्तों। तो इसके अंतर्गत जो है न पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन विकासों की रक्षा करना है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 19 राष्ट्रीय स्मारक के स्थल एवं वस्तुओं का संरक्षण, यानी राष्ट्रीय स्मारक के स्थल जो है जिसे आपका लाल किला पे झंडा फहराते हैं, आपका संसद भवन हो गया, आपका जो है दरभंगा हाउस हो गया, आपका ये सब बड़ा बड़ा जो किला है, इमारत जो है सरकारी इमारत, उसको संरक्षण करने का प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से पृथककरण है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो है आपका काम अलग अलग है, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 51 चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन है दोस्तों। इसके अंतर्गत जो है जो राज्य के नीति निर्देशक के रूप में काम करता है। ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति यही है, ठीक है। और इसी में जो है आपका विदेश नीति भी शामिल है, ठीक है। अनुच्छेद 51 का क है दोस्तों, अनुच्छेद 51 का क में जो है क्या जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51 का क के अंतर्गत जो है ना वो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है वो मूल कर्तव्य आपका कहाँ से है, रसिया से लिया गया है। और इसके अंतर्गत जो है ना मूल कर्तव्य जो है आपका 10 था, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य जो है वो भी जोड़ा गया है। अभी जो है 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद आपका जो है 52 आ जाते हैं, अब 52 अनुच्छेद यानी भाग 5 में, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। यानी राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है, 53 में है। संघ की जितने भी कार्यपालिका शक्ति होगा ना वो राष्ट्रपति में ही निहित होगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया यानी क्या क्या जरूरी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट तो नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है दोस्तों। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रक्रिया बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी रीति, इसके लिए क्या क्या निर्वाचन संबंधी आपका जो है प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति कितने दिन तक जो है अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद है पुनर्निर्वाचन के लिए, यानी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता, यानी क्या क्या जरूरी है राष्ट्रपति बनने के लिए। 35 साल का आयु हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, आपका जो पागल दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो आपका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के लिए शर्तें, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। अनुच्छेद 60 में क्या है राष्ट्रपति का शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस या फिर उनका जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो दिलाते हैं, तो उनका शपथ का वर्णन जो है 60 में। अनुच्छेद 61 में क्या है राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी महाभियोग कब लगेगा राष्ट्रपति पर, जब कदाचार का भावना, यानी जब कदाचार उस पर सिद्ध हो जाएगा या फिर कोई भी ऐसा इलीगल काम करेंगे जिससे देश का जो है मोरल डाउन हो या फिर देश की जो है पवित्रता पर कुछ आंच लगे, तो उसमें जो है उनको जिस सदन में आपका कोई भी सदन में आपका महाभियोग चलेगा, जिस सदन में चलेगा 1/4 बहुमत से पारित करके आपका जो है लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पारित करके उन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय, यानी 6 महीना के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति हट जाते हैं तो निर्वाचन करना जरूरी है। अनुच्छेद 63 में यानी उपराष्ट्रपति में आ गए कौन है, वेंकैया नायडू जी हैं। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी जो भी भारत का उपराष्ट्रपति चुनाएगा वो राज्यसभा का उपसभापति होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 65 चलते हैं राष्ट्रपति के पद के रिक्त पर राष्ट्रपति के पद के रिक्त पर उपराष्ट्रपति का कार्य, यानी कोई भी अकारण यानी विदेश यात्रा के दौरान या फिर बीमारी या फिर अचानक मौत होने जाने के बाद अगर राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन नहीं है तो उस समय जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का पदावधि, यानी उपराष्ट्रपति जो है अपने पद पर कितने दिन तक रहता है, 5 साल तक, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्त पद भरने का निर्वाचन, यानी 68 में कहा गया अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे जल्द से जल्द भरा जाए, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल किया गया है। चलिए अनुच्छेद 69 है क्या दोस्तों, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है, और आपका राष्ट्रपति का शपथ कितना था दोस्तों, आर्टिकल 60 में था, ठीक है। अनुच्छेद 70 में कहता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी देश में कुछ ऐसा आपातकाल आ गया है तो उसमें राष्ट्रपति का निर्वहन का कर्तव्य को जो है दर्शाया गया है। अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी विवाद होता है तो उसका सुनवाई यानी उसका निपटारा कौन करेगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत।
अनुच्छेद 72 में कहता है क्षमा दान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति जो है कोई भी आदमी को आपराधिक मामला में क्षमादान कर सकता है, या फिर उसका जो है मौत का सज़ा को आपका जो है उम्र कैद का सज़ा में बदल सकता है, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 के अंतर्गत आया है। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है, जिसका प्रधान आपका कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधानमंत्री का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 75 में है, मंत्रियों के बारे में उपवर्ग, और पीएम का भी इसी में है। अनुच्छेद 77 में क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पे एक अनुच्छेद स्किप किया गया है, अनुच्छेद 76, जिसमें क्या है, भारत का एक महान न्यायवादी होगा, महान न्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, जो विधि संबंधी प्रश्नों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन जो है राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। चलिए, अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यानी राष्ट्रपति को जानकारी, यानी प्रधानमंत्री, यानी लोकसभा सदन या फिर देश में जो भी घटित होता है वो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सूचित करेगा। और 77 में क्या है, भारत सरकार के कार्य का संचालन जितना भी होगा राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। अनुच्छेद 79 में क्या है दोस्तों, संसद का अंग क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद आपका जो है 82 कुछ खास नहीं है, हम लोग जो है आपका अनुच्छेद 83 क्या है, संसद के सदनों की अवधि, यानी संसद के सदनों का अवधि कितना होगा, जैसे लोकसभा का 5 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल का होता है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 84 क्या है, संसद के सदस्यों के लिए अर्हता, यानी संसद बनने के लिए आपको क्या क्या, सदस्य बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। अनुच्छेद 85 क्या है, संसद का सत्रावसान एवं विघटन करना, यानी संसद का सत्र का, जैसे मानसून सत्र चल रहा है उसको विघटन हो जाना चाहिए, या फिर और सत्रावसान बोला है, संसद का सत्रावसान एवं विघटन करने का अधिकार किसको है दोस्तों, बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद आपका जो है 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है, तो संसद में अभिभाषण भी देते हैं प्रत्येक सत्र चालू होने से पहले, ठीक है। अनुच्छेद 88 में है संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार, ठीक है। संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का, यानी महान्यायवादी जो है वो जो है ना संसद के दोनों सदन में से कोई भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन उसमें अब जो है आपका वोटिंग यानी वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 89, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, यानी आर्टिकल 89 के अंतर्गत राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है दोस्त, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, यानी उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाए जाने का वर्णन अनुच्छेद 90 में। नेक्स्ट अनुच्छेद है सभापति के कर्तव्यों का पालन का शक्ति, अनुच्छेद 91 में किया गया है, ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 92 के अंतर्गत सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, यानी लोकसभा आपका उपसभापति और सभापति जो है उन पे अगर महाभियोग या फिर कोई भी जो है आपका पद से हटाने का अगर कोई भी प्रक्रिया चल रहा है तो वो जो है उस समय उस सदन का अध्यक्षता से वंचित किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 91 में है सभापति के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 92 कहता है सभापति और उपसभापति से पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा तब उसका पीठासीन न होना, ठीक है, 92 में ही है। फिर से लगता है आपका जो है टाइपिंग हो गया। अनुच्छेद 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 95 कहता है अध्यक्ष के कर्तव्यों एवं शक्तियों का निर्वहन, यानी अनुच्छेद 95 के अंतर्गत अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन एवं कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष का उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो, यानी कोई भी आदमी को जो है जिस आदमी को हटाने का संकल्प
पद से हटाने का हो गया है उसको जो है पीठासीन न होने देना। ठीक है। अनुच्छेद 97 में है सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते का वर्णन है, जिसको संचित निधि से मिलता है। 266 आर्टिकल है संचित निधि। आपका अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। ठीक है। अनुच्छेद 99 में है संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है। अनुच्छेद आपका जो है 100 में क्या है, संसाधनों में मत रिक्तियाँ होते ही सदन में कार्य करने की शक्तियाँ, यानी कोई भी बिल है जिस पे जो है 50-50% का आपका वोट मिल गया है तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम लोग अनुच्छेद 100 पर चर्चा किए हैं और कल जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट का वीडियो में जो है अगले अनुच्छेद पे चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।